नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी शिप्रा जुड़ रही है। शिप्रा, क्या बड़ी खबर आ रही है इस वक्त? विभा, इस वक्त की बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। देश भर में करीब 25 जगह पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है, जहां छापेमारी चल रही है। बिहार, कर्नाटक और केरल में ये छापेमारी की जा रही है। पीएफआई के संगठनों पर के ठिकानों पर भी ये छापेमारी चल रही है और फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर ये छापेमारी अब आगे बढ़ती हुई, जिसमें बिहार, केरल और कर्नाटक में करीब ऐसे 25 ठिकाने हैं जहां एनआईए की टीम ने दबिश दी है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए 25 से ज्यादा लोकेशन पर फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रही है और जांच एजेंसी के मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक बिहार के फुलवारी शरीफ केस मामले में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विभा, शुक्रिया शिप्रा। तो पीएफआई के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिए जाते हुए 25 ठिकाने हैं देश भर में जहां पर ये एक्शन इस वक्त हो रहा है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता हुआ कटिहार के यूसुफ टोला में पीएफआई नेता मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार के यहां भी छापेमारी इस वक्त होती हुई। मोहम्मद नदवी का पीएफआई से बहुत पुराना संबंध रहा है, जिसके रिश्तेदार के घर पर एनआईए की टीम इस वक्त दबिश दे रही है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हसनगंज थाने के पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम की तैनाती कर दी गई है, यानी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों 6 राज्यों में एनआईए ने छापेमारी की थी। अब 25 ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी आज होती हुई। छापेमारी के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों से जो जानकारी मिली है, जो इनपुट्स मिले हैं, उसी के आधार पर ये आज कार्रवाई छापेमारी की जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। कटिहार हसनगंज थाना क्षेत्र के पीएफआई के प्रतिबंधित संगठन के जो नेता है मोहम्मद नदवी के घर ये छापेमारी हो रहा है। एनआईए की टीम अभी यहाँ से निकल चुकी है और ये जो इलाका है इसमें पहले भी छापेमारी हो चुका है, लेकिन जो स्थानीय सूत्र बताते हैं कि उनका एक जो भाई है पीएफआई नेता मोहम्मद नदवी के भाई है, उसे अपने साथ लेके गया है। हालांकि इसके आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। स्थानीय लोग इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन टीम यहां तक पहुंची है। इससे पहले भी लगातार एनआईए इस इलाके में छापेमारी करते रहा है। ये वो घर है जहां से अभी तुरंत टीम निकली है और क्या इस इलाके से मिला है और क्या हुआ था, इस बारे में आगे एनआईए थाना स्तर पर जानकारी देने की बात कर रहे हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं हमारे साथ है। इससे पहले भी इस इलाके तक एनआईए की टीम पहुंच चुका है। क्या हुआ था जरा बात कर लेते हैं। क्या हुआ था, कौन आया था? एनआईए की टीम आया था। अच्छा, किन के घर में आया था? नाजिर हुसैन के घर में। इससे पहले भी हुआ? इससे पहले भी आया था। तो देखिए, स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके इस घर तक एनआईए की टीम पहुंचा है और कई तरह के जो जांच हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को भी ये नहीं बताया गया है क्या हुआ है और जांच में क्या क्या पाया गया है। लेकिन चर्चा एक ये भी है, स्थानीय जो एक युवा है उनको पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जो पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में हड़कंप है और हर कोई ये जानना चाहता है आखिर एनआईए जांच में यहां से क्या मिला है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। वहीं बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला किया गया है। संतोष गुप्ता के घर पर बम से हमले की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 अज्ञात अपराधियों की तरफ से घर पर बम फेंका गया। बम देसी बम बताया जा रहा है। डोभी थाना के करमौनी गांव की यह घटना है। जांच में हालांकि पुलिस इस वक्त जुट चुकी है और आपको कार्रवाई करते हुए ये पुलिस के लोग भी नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से अब ये जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात अपराधियों की तरफ से घर पर बम फेंका गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट गई है। इस घटना के पीछे की वजह क्या रही अब तक खुलासा नहीं हुआ है। जिन 2 लोगों की तरफ से देसी बम फेंका गया घर पर, वो दोनों की गिरफ्तारी भी अब तक नहीं हो पाई है। संतोष गुप्ता, जो कि बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, उनके घर पर यह बमबाजी की गई। मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ में 9वीं की छात्रा से गैंग रेप की घटना सामने आई है। छात्रा
मां के साथ रिश्ते में भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए धनरुआ के गांव पहुंची हुई थी। 2 की संख्या में बदमाशों ने मौका देखकर छात्रा को मंदिर में परिछावन के दौरान मंदिर से ही उठा लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। परिजनों ने धनरुआ थाने में बदमाश राहुल और सौरभ के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब सियासी गलियारे की खबरें, जिसमें विपक्षी एकता की मुहिम में सीएम नीतीश को अब ममता बनर्जी का साथ मिला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो केंद्र के खिलाफ नीतीश कुमार की मुहिम के साथ हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनके ही कहने पर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं और उनके ही कहने पर पटना में 12 जून को यह बैठक होने वाली है। कुछ दल चाहते थे कि बैठक दिल्ली में हो, लेकिन ममता बनर्जी चाहती नहीं कि बैठक पटना में हो। यानी ममता बनर्जी ने ही पटना में बैठक करने का सुझाव पहले भी दिया था और उसी सुझाव पर अमल करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बैठक का श्रेय ममता बनर्जी ले रही हैं। उनका कहना है कि यह सुझाव मेरा ही था। कुछ दल दिल्ली में बैठक चाहते थे। कांग्रेस का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ लोग क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं देते, लेकिन विपक्ष की एकता के लिए क्षेत्रीय दलों को महत्व देना होगा और उनके कहने पर यह बैठक दिल्ली के बदले पटना में हो रही है। एक जगह मैंने नीतीश जी को बोला जी आप पटना में करो, सबको इनवाइट करो, जिसको आना है सब आएगा। एक साथ में मिलके हम लोगों ने उद्घाटन में नहीं किया। हम लोग नीति आयोग का मीटिंग में कुछ नहीं होता है राज्यों के लिए, प्लानिंग कमीशन का जरूरत है, तो इसी के लिए हम लोग नहीं गया। तो इसी के लिए हम दिल्ली में मीटिंग करने चाहते थे कोई, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि रीजनल पार्टी में वो हर रीजन में होना चाहिए। इसी के लिए पटना में शुरू किया, तो इसके बाद और वो कोई स्टेट में होगा। तो इस मीटिंग का पूरा श्रेय और क्रेडिट लेती हुई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और अब बात मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के जवाब में आरजेडी की कविता की कर लेते हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कविता के जरिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संवाददाता अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। बयानबाजी, कवि पोस्टरबाजी के जरिए आरजेडी हमला बोल रही है और अब एक नया तरीका जो है वो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इजाद किया है। और तरीका क्या है, पहले इसको जरा देख लीजिए। हाथ में ये जो लेकर के खड़े हैं, ये कविता है। भाजपा मोदी सरकार के 9 साल, जनता का गूंज रहा सवाल। क्या है ये मृत्युंजय जी? देखिए, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कह रही है आदरणीय मोदी जी के 9 साल, भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल, तो उसका जो जनता के बीच में गूंज रहा सवाल, उसी को हमने कविता के माध्यम से आईना दिखाया है भाजपा को। संक्षेप में पढ़ दीजिए। मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल, गरीब मजदूर किसान नौजवान पहलवान सबका है बुरा हाल, नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई माला माल, बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी दिया निकाल, अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियां का नहीं पूछते हाल चाल, जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए सिर्फ हो रहा गलत इस्तेमाल, नकली अहंकार तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार, नमामि गंगे स्मार्ट सिटी, सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी, सबका खुल गया पोल, अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल, पूंजीपतियों से प्यार गरीबों पर अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार, महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार, अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार, 2024 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल, इस शासन काल को किसी कीमत पर नहीं कहा जा सकता बेमिसाल। ये है भाजपा का जवाब। भाजपा 9 साल का जवाब है। बहरहाल देखना होगा कि मृत्युंजय तिवारी की इस कविता का किस रूप में जवाब भाजपा देती है, बीजेपी देती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
और झारखंड के रांची से लव जिहाद का एक मामला सामने आया जिसमें तनवीर खान उर्फ यश ने मानवी को धोखे में रखकर पहले उसके अंतरंग तस्वीरों को उतारा और उसके बाद उसे धमकाने के लिए इस्तेमाल करने लगता है, डराने धमकाने लगता है, जिसका एक ऑडियो भी अब इस वक्त वायरल होता हुआ। इस वक्त मानवी क्या कुछ कह रही है, जरा वो सुन लेते हैं। मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने कंप्लेन करी। तो कंप्लेन के बाद इसने मुझे एफिडेविट भी बनवा कर दिया, इसने मुझसे वीडियो में माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें बंद नहीं हुई, इसकी हरकतें और बढ़ती चली गई। ये मामला कब शुरू हुआ? 2020 में लास्ट में लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया था कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के लाइन में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था, तो मुझे यश मॉडल्स दिखा, तो मैंने यश मॉडल्स ज्वाइन किया और 6 जनवरी 2021 में मैं यश मॉडल्स पहुंच गई थी रांची झारखंड। वहां पे 15 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन की जगह वीक में 2 दिन वो कराते थे। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे 15 दिन चलेगा, ऐसा पहले नहीं बताया गया था। मैं वहां पे 15 दिन के लिए गई थी, लेकिन फिर वहां मुझे बताया गया, फिर मुझे उस हिसाब से वहां पे रहना पड़ा। और मैं वहां पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी, तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी, जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहां पे। और वो मैं वहां पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। वो उसकी जगह थी, वो कहता है कि वो पुलिस को पैसे खिला देगा, वो ये सब चीजें कर देगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रांची है वो उसका होम टाउन है, वहाँ के लोग उसके हैं, वो लोग उसके लिए बोलेंगे या मेरे लिए बोलेंगे। तो ये सब चीजें बोलकर, डराकर, धमकाकर उसने चुप कराया हुआ था। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि उसने धमकी देते देते एक एक करके लोगों को भेजते सारी चीजें, मेरी फोटोज या पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके पास, वो मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे परिवार वालों को, बहुत सारे लोगों को भेजकर, मेरे घर वालों को भेजकर मेरे घर से दूर करने की कोशिश की उसने। मेरे जो भी जगह मैं काम करती हूँ वहाँ पे वो बताता था कि ये मेरी बीवी है, ये काम नहीं करेगी, इससे कांटेक्ट मत करो, इससे दूर रहो। मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट पे कमेंट करता था, मेरे जो जानने वाले उनको परेशान करता था। ये इसकी हरकतें ऐसी थी। ये मुंबई आके मुझे इसने मारने की भी कोशिश की है, जो मैंने कंप्लेन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कराई भी है। केरला फाइल जो स्टोरी है पिक्चर, उसके देखने के बाद आपने थोड़ा सा हौसला आया और बाकी अभी? जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा ट्रैप है। और जैसे इसने मुझे लालच दिया या ये मुझे ये बताना चाहता था कि ये मुझसे प्यार करता है, तो ये एक तरफा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं करती होती तो मैं अपने घर वालों से लड़के चली ही जाती, किसी जैसे सब करते हैं। मैं करती ही नहीं हूँ, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में आगे बढ़ रही हूँ, मैं ये करने के लिए नहीं बढ़ रही हूँ, मैं अपना करियर बनाने के लिए बढ़ रही हूँ। मैंने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके, माँ बाप से जल्दी बिहार से कोई किसी को भेजते नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा, तो मैं ये करने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ हो गया। और ये जो मतलब पूरा मामला है, तनवीर की तरफ से भी कुछ कहा गया कि आपने कुछ डेटा वो किया, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या सफाई देना चाहते हैं? मेरे पास जो भी मैं बोल रही हूँ उसके मेरे पास जो भी सबूत है मैं वो दिखा रही हूँ, और उसके पास जो है वो भी दिखाए। वो तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। मेरे पास जो भी है मैं वो दिखा रही हूँ। तो सुना आपने मानवी को, जिनका कहना है कि लगातार अब उनको ही नहीं उनके परिवार को भी जान से मारने की धमकी तनवीर की तरफ से दी जा रही है, और ऐसे में अब वो पुलिस से अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगा रही हैं। रुक करेंगे बिहार की खबरों की ओर। तो बिहार में बीजेपी 30 मई से
30 जून तक संपर्क अभियान चला रही है और 30 जून तक चलने वाले इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी नेता पीएम मोदी से बिहार आने का आग्रह कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल पर विपक्ष रुदाली की तरह रोना रो रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है और हमारे कार्यक्रम जिस दिन कार्य समिति हम लोग की हो रही थी उसी दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार का दौरा आप करें और इस महासंपर्क अभियान में लगभग सहमति हमें प्राप्त हुई है कि उनका मिलेगा। अब डेट फिक्स होता है तो मैं बताऊंगा। तो बिहार में 1 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक मानसून का समय माना गया है और इस दौरान बिहार की कई नदियां जो हैं वो बाढ़ की आशंका की वजह से आसपास के रहने वाले लोग डरे सहमे होते हैं। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने यह दावा किया है कि बाढ़ राहत के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन बीजेपी का यह आरोप है कि बिहार में बाढ़ की तैयारियों को छोड़कर सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं। दो पक्ष है, एक तो है कि बाढ़ से पहले जो तैयारी किया जाता है, चाहे मटेरियल इकट्ठा करके रखना हो डिफरेंट लोकेशन पर, या हमारा कुछ एंटी इरोजन का काम होता है वो काम हो, वो टाइम पर पूरा करना, तो वो मैक्सिमम काम फाइनल स्टेज में है, बहुत पूरा हो गया है, बहुत फाइनल स्टेज में है। कुछ में व्यवहारिक समस्या है, उसका भी निदान करके उसको किया जा रहा है। इनको राजनीति के अलावा अभी विकास के काम पर कोई ध्यान नहीं है। खास करके कोसी के इलाके में जितना बुरा हाल है, जब 2008 में फ्लड आया था उस समय से लेकर के अभी तक का उतना ही बुरा हाल है। कई बिल्डिंग अभी भी टूटे पड़े हैं, कई बड़े बड़े ब्रिजेज अभी भी टूटे पड़े हैं। तो बिहार में 1,70,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। बीपीएससी ने बहाली से जुड़ा विज्ञापन मंगलवार की रात जारी कर दिया। हालांकि पहली से लेकर 12वीं कक्षा के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का विरोध भी अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया है। 1,70,461 पदों के लिए विज्ञापन निकलते ही शिक्षक अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार भी खत्म हो गया। पहली से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी विज्ञापन बीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका है। इससे शिक्षक अभ्यर्थी से लेकर नियोजित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। बीएड, एसटेट, बीटेट, सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 1,70,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। 15 जून से आवेदन लिया जा सकता है। 2-3 महीने में परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में बदलाव नहीं होगा। SCERT का सिलेबस ही बीपीएससी का होगा। 9वीं और 10वीं के लिए NCERT का सिलेबस होगा। 100 नंबर की भाषा की क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। भाषा की परीक्षा का अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। मेन पेपर में 120 सवाल होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बिहार के लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के मुताबिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थी 12 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कक्षा 1 से 12 तक के लिए कुल 1,70,461 पदों पर बहाली होनी है। पिछले दिनों बीपीएससी ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली का भर्ती कैलेंडर जारी किया था, जिसके तहत अगस्त महीने में परीक्षा लिए जाने का दावा किया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षक बहाली का इधर विज्ञापन जारी हुआ तो उधर विरोध भी इसे लेकर शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक आज राज्य भर में धरना दे रहे हैं। शिक्षक संघ बीपीएससी के माध्यम से बहाली का विरोध कर रहा है। संघ के शिक्षकों का कहना है कि जो वो पहले से ही परीक्षा देकर शिक्षक बने तो फिर से आखिर ये परीक्षा क्यों। शिक्षक नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि वो सदन से लेकर सड़क तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।
सेवा आयोग ने अध्यापक नियमावली के तहत वैकेंसी निकाली है, जो हम लोग को बिल्कुल भी मान्य नहीं है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम लोग अपना आंदोलन जो है उसको और तेज करेंगे। हम लोगों को कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि आम अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक एक साथ बैठे एग्जाम में। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जितना हो सकेगा विरोध करेंगे। और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि बिना किसी शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में सड़क से लेके सदन से लेके न्यायालय तक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा देर रात में विज्ञापन जारी किया जाना यह साबित करता है कि बिहार के अंदर में लोकतंत्र नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ से राजतंत्र की बू आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप गफलत में मत रहिए, आपके अधिकारी आपको भरमा रहे हैं। हम पटना को शिक्षकों से पाट देंगे। बहुत तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।